का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से हमें खाद्यान्नों की मांग बढ़ती जा रही है। खाद्यान्नों का उत्पादन उतना करना बहुत आवश्यकता है जितनी हमारे देश की मांग है, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उत्पादन लेते समय हमारे किसान भाई यदि कुछ बातों का ध्यान दें तो वो उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं, साथ में अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जानकारियों को आप तक लेकर आते हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी खेती बाड़ी के कामों को आसानी से कर सकते हैं। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि बजट 9 साल में बढ़कर हुआ 5 गुना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू, आय का नया विकल्प बनी खजूर की खेती और मुर्गी की बींट से कमाए बढ़िया मुनाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत का कृषि बजट पिछले 9 सालों में 5 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। कृषि एवं सहकारिता क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की नीतियों एवं किसानों के अथक प्रयासों ने देश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज हम कई कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का कृषि बजट 9 साल में 5 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार दलहन और तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति होने से पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बजट कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर केंद्रित है। इन्हें धन आवंटित करने के लिए कोष का भी प्रस्ताव किया गया है। 2023-24 के बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान देने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इनके प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहन से छोटे किसानों को फायदा होगा। भारत की पहल पर पूरी दुनिया इस साल इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रही है। उन्होंने मौसम के बदलाव के बारे में तत्काल जानकारी देने के लिए ड्रोन इस्तेमाल पर भी जोर दिया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि फसल खराबे की भरपाई के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ग्राम पंचायत कालख जोबनेर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों को वितरित कर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराब फसल का बीमा लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा गांवों में शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है। श्री कटारिया ने कहा कि किसानों को अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेलना पड़ता है, जिससे राहत के लिए फसल बीमा योजना बेहतर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में लगभग 1 करोड़ 90 लाख फसल बीमा धारक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित किया गया है। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि फसल बीमा पोर्टल के साथ राज्य के लगभग 46,400 गांवों के भू रिकॉर्ड का एकीकरण किया गया है। रेतीले धोरों में खजूर की खेती किसानों की आय का मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। कभी पानी की कमी और खारे पानी की समस्या के चलते राजस्थान खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, लेकिन अब बदलाव का समय दिखने लगा है। खजूर की खेती आय के नए विकल्प के तौर पर देखी जाने लगी है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है।
वर्तमान में यहाँ 53 किस्म के खजूर के पौधे लगे हुए हैं। खजूर की खेती के लिए पश्चिमी राजस्थान एक बेहतर विकल्प है। गर्म मौसम और खारा पानी खजूर की खेती के लिए अनुकूल है। खजूर के ऊपरी भाग में जितनी गर्मी मिलती है उतना ही फल मीठा होता है। साल में 2 बार खजूर के पौधे लगाए जा सकते हैं, जिनमें फरवरी और जून माह में इसका पौधा लगाना सही समय माना जाता है। करीब 3 से 5 साल बाद पहली बार खजूर का पौधा फल देता है। जब पूरा पेड़ बन जाता है तभी पूरी मात्रा में फल मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में हजारों हेक्टेयर में खजूर की खेती हो रही है। सरकार की ओर से भी सब्सिडी देकर खजूर की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती की ओर लोगों के बढ़ते रुझान के बीच मुर्गी की मीट की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे मुर्गी पालक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर जानकारी ना होने की वजह से मुर्गी पालक किसान मुर्गियों की मीट को ऐसे ही फेंक देते हैं। किसान भाई ऐसा कतई ना करें। मुर्गी की मीट से खाद बनाई जा सकती है। मीट से बनी खाद सस्ती होने के साथ ही फसलों के लिए गुणकारी भी है। ये पूरी तरह से जैविक तो होती ही है, इससे पैदावार भी बढ़ जाती है। मुर्गी पालन कर किसान भाई चिकन और अंडे से अच्छी कमाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही उसकी मीट बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि जैसे जैसे लोगों में जैविक खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है, मुर्गी की मीट की भी मांग बढ़ती जा रही है। मुर्गी पालक जैविक खाद की कंपनियों को मीट बेच रहे हैं। जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है, आने वाले समय में मुर्गी पालन और भी फायदेमंद व्यवसाय साबित होगा और मुर्गी पालकों को इससे बढ़िया मुनाफा भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये बात तो आप जानते हैं कि जो काम व्यवस्था पूर्वक तरीके से किया जाता है उसके परिणाम अच्छे होते हैं। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि जौ की फसल की कटाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें और भंडारण व्यवस्था कैसे करें। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चौधरी जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जौ का उत्पादन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जौ की फसल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन काल से ही बोते आ रहे हैं। और जौ की जो फसल है ये मुख्यतः अपन पशुओं में जो चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ दाना और जो मुर्गी पालन है उसमें भी दाने के रूप में अपन इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जौ को से चपाती भी बनाई जा सकती है और जौ में चना और गेहूं को मिक्स करके और गर्मियों में जो है उसकी चपाती खाई जाती है, क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है तो ये अपनी जो शरीर है उसमें शीतलता भी उत्पन्न करता है। इसी के साथ जो माल्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और माल्ट का व्यावसायिक उपयोग है। तो किसान भाई जो है जौ को अगर बोता है तो उसके लिए ये फ़ायदे का सौदा है। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बहुत सही बताई कि जब हम फाइबर युक्त खाने की बात करते हैं जो जौ का नाम सबसे ऊपर आता है, तो प्रदेश के कौन से इलाकों में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन होता है, ये भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। अपने देश में राजस्थान राज्य क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से पहले पायदान पे है और राजस्थान के करीब करीब सभी ज़िलों में जौ का उत्पादन होता है। और राजस्थान राज्य 0.27 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसका अपन उत्पादन ले रहे हैं और उत्पादन जो है वो 0.92 मिलियन टन है। और ये जो स्कैरसिटी वाली क्रॉप है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो ज़मीन है वो ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और अगर पानी की भी कमी है तब भी किसान जो है वो जौ का उत्पादन ले सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे राज्य में सभी इलाकों में जौ की फसल का उत्पादन होता है, लेकिन अब समय आ रहा है जौ की कटाई का। तो कटाई करते समय हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें, ज़रा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं। जौ में और गेहूं में थोड़ा फ़र्क होता है। अगर जौ ज़्यादा सूख जाता है तो जब अपन कटाई करते हैं तो वो टूटने लगता है
और जब टूटता है तो पौधा तो टूटता ही है, उसी के साथ साथ जो ऊपर जो बाली है वो भी बाली भी टूट के खेत में गिरने लगती है। और आर्थिक महत्व की जो चीज़ है वो जौ की बाली ही होती है। इसीलिए जब जौ में 18 से 20% जब नमी रहे तब उस जौ को काटना शुरू करना चाहिए। और काटते समय किसान भाई दराती का इस्तेमाल कर सकता है, और दराती जो है वो तेज़ धार वाली होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो कंबाइंड हार्वेस्टर है उसका भी आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कि फसल ज़्यादा सूख गई है तो उस समय किसान भाई विशेष तौर पर सुबह के समय ही फसल की कटाई करें। किसान भाई जब जौ को काटते हैं तो उनके छोटे छोटे पुले बना लें, और पुले बनाने के बाद उनको 5-5, 7-7 पुलों को इकट्ठा करते जाएं और खेत में ही छोड़ दें। और ज़्यादा नहीं तब भी कम से कम 3 से 4 दिन तक वो जो पुले हैं वो खेत में सीधे खड़े करके और उनको रख दें। तो जो सूर्य का प्रकाश है और उस गर्मी से ये जो पुले हैं जिनके अंदर की नमी रहती है ये धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। और जब सूखा हुआ जो पुला होता है फिर उसको अपन इकट्ठा करके और उसकी थ्रेशिंग और या गहाई की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को थ्रेसिंग के बारे में भी ज़रा बताएं। थ्रेशिंग आजकल जो है वो पहले तो प्राचीन काल में बैल वगैरह चलाते थे, उसके बाद जो है वो ट्रैक्टर चलाने लग गए। आजकल जो है काफ़ी सुविधाएं हो गई है तो थ्रेशर भी उपलब्ध हैं और आजकल किसान थ्रेशर का इस्तेमाल करता है। जब थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों को 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि जो काट के जो अपन ने पुले सुखाए हैं वो प्रॉपर वे में सूखे हुए होने चाहिए। अगर अपन गीला अगर पुला है और उसको अगर अपन थ्रेशर में देंगे तो जो थ्रेशर है वो जाम हो जाएगा और बार बार आपको उसको खोल के और वो गीला जो पुले हैं उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसी के साथ अगर नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो जो दाना निकलता है और एक तरफ जो सूखला निकलता है तो दाने की तरफ भी जो है वो गीले होने की वजह से आपके जो जौ के पौधे हैं उसके बहुत सारे डंठल आपके दाने के साथ आएंगे, जिससे आपकी जो उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ेगी और किसान को फिर विनोइंग क्रिया में जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को अब भंडारण व्यवस्था के बारे में बताएं कि किन किन बातों का सबसे पहले उन्हें ध्यान रखना है। भंडारण एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। किसान भाई जो है वो उत्पादन ले लेते हैं, लेकिन अगर भंडारण नहीं रहेगा तो उसके जो खून पसीने की जो कमाई है, जो मेहनत है, वो उसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भंडारण करने के लिए जो नमी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो भंडारण के लिए नमी किसी भी हालत में जो आपकी जो धान्य फसलें हैं उसमें 12% से नमी कम होनी चाहिए। और भंडारण करते समय जो आपका भंडार गृह है अगर उसका तापमान ज़्यादा रहेगा और उसी के साथ नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो भंडारण आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा और उसके अंदर जो है वो आपके कीड़े मकोड़े और फफूंद वगैरह लगने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए भंडारण करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें आपने जो थ्रेशिंग किया और थ्रेशिंग करने के बाद जो आपका अनाज निकला उस अनाज को आप बोरों में भर के और कोई आपके जो साफ़ सुथरी जगह हो या अपना आंगन हो या अपने छत हो, उस छत के ऊपर आप सूरज के प्रकाश में 3 से 4 दिन तक अच्छी तरह से सुखाएं। जब आप सुखाएंगे तो जब काटा था जौ को उस समय 18 से 20% जो दानों में नमी थी वो नमी सूरज के प्रकाश की वजह से, उसकी गर्माहट की वजह से नमी कम हो जाएगी और नमी आपके 12% से कम हो जाएगी। और जब आप 3-4 दिन उसको सुखाते हैं और जब अनाज को आप वापस जब नीचे लाते हैं तो आप उसका वापस 1-2 दिन तक आप छाँव में उसका भंडारण करें। किसान भाइयों को ये सलाह है कि छत पे सूखा हुआ जो अनाज है जो कि गर्म हो गया उसको फटाफट नीचे लाके और आपके जो भी भंडारण पात्र हैं उसके अंदर भंडारण नहीं करना चाहिए। उनको पहले छाँव में 1-2 दिन रख के उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना चाहिए और इसके बाद ही भंडारण करना चाहिए। अब अपन भंडारण करते हैं उसके अंदर जो है वो आपके जो कोठियाँ वगैरह जो होती है
उसका सही ढंग से उनको भी धूप में रख के और फिर अनाज को ठंडा करके उन कोठियों वगैरह में आपको भरना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि जो पात्रों की बात करें जिसमें उसको रखा जाना है, उनको भी उपचारित करने की या कुछ और बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, वो जो पात्र हैं उन पात्रों को बिल्कुल उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह ये है कि जो टाट की जो बोरियां होती है, जूट की जो बोरियां होती है, जो कपड़े के जो थैले होते हैं जिसमें अपन भंडारण कर सकते हैं, पुरानी बोरियों का अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जैसे पुराना मान लीजिए पहले कोई आपने अनाज का भंडारण किया और उसमें कोई कीड़े लग गए, उन कीड़ों के जो अंडे वगैरह उसके अंदर होते हैं वो वापस अनाज बढ़ने के ऊपर पुनः जो है वापस उसमें उनका प्रकोप हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों को सलाह ये है कि होती कोशिश नई बोरियों का इस्तेमाल करें, और अगर मान लीजिए पुरानी बोरियां अपने पास हैं और वो सही सलामत हैं तो उनको 3 से 4 दिन तक धूप में रखें, और इसके साथ गर्म पानी जो है उसके अंदर उसको अच्छी तरह धो के और उनको वापस धूप में सुखा सकते हैं, या जो है वो एक मेलाथियन जो डस्ट आती है उसको पानी में डाल के और उस उपचारित जल से उसको बोरियों को अच्छी तरह धोकर और धूप में सुखाया जा सकता है। ऐसी बोरियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि बीज भंडारण की व्यवस्थाएं या विधियां क्या क्या है? एक तो जो पुराने ज़माने में अपन जो है वो अपना जो खेत है उसमें वहाँ से अपन जो उत्पादन को लाकर और उसको ठंडा करके या तो अपन बोरियों में भर सकते हैं। जब बोरियों में भरते हैं तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक बोरी को जमाना है और नीचे जो है कोई ना कोई लकड़ी का जो पाटिया है वो रखना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि अगर फ़र्श के ऊपर भी कोई नमी है तो वो नमी जो है वो आपके अनाज तक नहीं पहुंचेगी। और इसके बाद अपन ने जो बोरियां जो टाट की बोरियां इस्तेमाल की है, इस टाट की जो बोरी है वो उसमें जो रंध्र होते हैं उसकी वजह से भी जो है वो एरेशन प्रॉपर होता रहता है और टाट की बोरी जो है वो नमी को एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ये नमी जो है वो आपके अनाज तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि अनाज आपका बचा रहेगा, क्योंकि जो कीड़ों का जो प्रकोप है वो नमी के बढ़ने के साथ होता है। फिर अपन जो बोरियों का जो चट्टा लगाते हैं, तो जो चट्टा लगाते हैं तो उसके बीच में भी अपने को कुछ गैप रखना चाहिए, अंतराल रखना चाहिए, जिससे कि किसान भाई आपस में वहाँ पे घूम फिर सके और इससे भी प्रॉपर जो है वो एरेशन और वायु का संचार होता है। और वायु का संचार होने से तापमान यकाएक बढ़ता नहीं है, और तापमान अगर अपन कम रखेंगे, वायु संचार प्रॉपर रहेगा, तो कीड़ों का प्रकोप जो है वो कम रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई इन सभी बातों का तो ध्यान रखेंगे, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो प्राय देखी जाती है और हमारे किसान भाई उससे आम तौर पर परेशान होते हैं, वो है चूहे। अब इन पर नियंत्रण कैसे करें? चूहों की एक बहुत बड़ी समस्या है और चूहों का प्रकोप जो है भंडार कक्ष के साथ साथ आपके खेतों में भी होता है। अब भंडार कक्ष जो है, उस भंडार कक्ष जब अपन बनाते हैं तो भंडार कक्ष का जो फर्श है वो आपको 90 सेंटीमीटर हाइट पे रखना चाहिए, और उसी के साथ जो आपकी जो भंडार कक्ष की दीवार है उसे करीब 15 सेंटीमीटर आगे की तरफ निकला हुआ फर्श होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे बाहर के जो चूहे हैं वो भंडार कक्ष के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके बाद अगर चूहे हो गए हैं तो चूहों को अपन चूहेदानी रख के जिसके अंदर अपन चुगा रख देंगे और उससे भी अपन उसको पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी भंडारण व्यवस्था कटाई के वक्त इन बातों का और ध्यान रखें ताकि वो अपने उत्पादन की रक्षा कर सकें? जो कि फसल में जितनी भी जो क्रियाएं हैं, जो कर्षण क्रियाएं हैं, वो एक के बाद एक जुड़ी हुई रहती है, और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए सभी क्रियाओं का एक दूसरे से संबंध रखते हुए इस्तेमाल करना है। जैसे आपने जौ की कटाई की, कटाई करते ही उसको सही ढंग से सुखाना चाहिए,
सुखाने के बाद बिल्कुल समय पर उसकी गहाई, इसकी थ्रेशिंग करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई खेत में छोड़ के और 5-7 दिन जो उसको छोड़ देते हैं, तो इससे फसल का नुकसान होता है। खेत में अगर आपकी फसल रखी है तो तोते कबूतर वगैरह जो खाते हैं, इससे भी आपका नुकसान होता है। इसके बाद गहाई करने के बाद उसका प्रॉपर उसको सुखाना ज़रूरी है। और सुखाने के बाद जब आप भंडारण करते हैं तो भंडारण करने में आपको नीम की पत्तियां आप रख सकते हैं और नीम की जो आपकी जो बीज हैं उसका पाउडर बना के रख सकते हैं। और आप किसान भाई बस ये ध्यान रखें कि जो आप भंडारण कक्ष है उसके आसपास किसी प्रकार की कोई नमी न रहे और कोई मतलब कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर एरेशन हो जिससे कि तापमान न बढ़े। डॉक्टर साहब, इतने कम समय में आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, देखा आपने, इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो न केवल आप भंडारण व्यवस्था अच्छे कर सकते हैं, बल्कि अपने उत्पादित पदार्थों की देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं और वो कम से कम खराब होंगे और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि आपने कोई नवाचार किया है और आप कुछ जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो लिख भेजिए हमें इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।